सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। तो मैं एक्चुअली पॉलिटी पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि मतलब पढ़ ही रहा हूँ तो एक वीडियो शूट कर देता हूँ साथ में। और आप लोगों का एग्ज़ाम है, ओनली 10 days आर लेफ्ट। तो मैं इसमें वीडियो में मतलब वही चीज़ें रिवाइज़ करूँगा, आप मेरे साथ रिवाइज़ कर सकते हैं। लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी पॉलिटी की, ठीक है, जो लगेगा कि भाई यहाँ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्टली वन डे एग्ज़ाम MCRE वगैरह में। तो अगर आप लोगों को रिवाइज करना है तो कर लेना, है ना। तो आपको क्या करना है, बस ये वीडियो देख लेना पेपर से पहले, एंड ये मोर देन सफिशिएंट होगा कि पॉलिटिक्स से अगर एक दो क्वेश्चन आने होंगे लाइक आर्टिकल्स पार्लियामेंट वगैरह से, तो यहीं से पूछ लेंगे। अदरवाइज तो पॉलिटी इज़ ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और सारे ही वास्ट है वैसे तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आवाज़ अच्छी आ रही होगी। तो मेरे पास मेरे खुद के नोट्स हैं ये आईपैड में, एंड देन ये जो भी कुछ ज़रूरत होगी, इंडियन पॉलिटी की किताब भी है मेरे पास, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे इंडिया में, तो वो वॉरेन होस्टिंग थे। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। एंड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। ये पहले पहले थे, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन होस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, एंड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। देन ये एक्ट वगैरह है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। मैं जनरली बस वही चीज़ें बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी पेपर के हिसाब से, ठीक है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, 1946 में आया था, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो बनी थी 29 अगस्त 1947, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, ये सारी चीज़ों पे इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, बस इसका इंपॉर्टेंट याद रखो। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसके चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये सब तो नहीं आएगा। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका आइडिया किसने दिया था, वो थे MN रॉय ने दिया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडॉप्ट हुआ था उसकी डेट थी 26 नवंबर 1949, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन साइन कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन तो जो था वो एनफोर्स्ड हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। तो 3 डेट हमेशा याद रखना। एडॉप्ट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो साइन हुआ था। और ऐसे याद रखना कि 1949 का नवंबर, देन उसके बाद दिसंबर छोड़ के जनवरी आया 1950 का। 24 जनवरी को साइन हुआ एंड देन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। बाकी कितना टाइम लगा, कितने आर्टिकल थे, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और याद भी नहीं रह सकता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें तो, ठीक है। देन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय जो तंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड किंगडम से। और उसके बाद जो थे हमारे फंडामेंटल राइट, संवैधानिक अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार बोलते हैं ना हिंदी में, फंडामेंटल राइट्स। यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए थे। और DPSP हमारे आयरलैंड से थे। तो यूके से हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए से हमारा फंडामेंटल राइट्स, और DYSP यानी कि डायरेक्टरी राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP हमारे आयरलैंड से हमने लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट याद है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हमने USSR यानी कि रसिया से लिया था। तो ये 4 फैक्ट आपको याद रखना है ना।
उसके बाद हमारे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक एनसीएल का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी शायद कुछ पूछा गया था, शायद लैब आरआरबी में पूछा गया था। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना। सबसे पहला तो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि ये जो पूरा लैंड मास है इंडिया का, ये आ गया। देन सेकंड में हमारा सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता आ गया। थर्ड में हमारा फंडामेंटल राइट्स आ गया थर्ड पार्ट में। और फोर्थ पार्ट में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड फोर्थ ए में आएगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थर्ड में हमारा फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा पार्ट 4 के ए में ही आएगा, ठीक है। 4 में ही हमारा डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारी 4A में है। तो ये एक फैक्ट हो गया। देन उसके बाद पार्ट 5 में हमारा यूनियन गवर्नमेंट हो जाएगा। देन पार्ट 6 में हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे ही पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी। पार्ट 9 में हमारा पंचायत आएगा। पंचायत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्ट 9 में हमारा पंचायत आएगा। 15 में हमारा इलेक्शन आ जाएगा, पार्ट 15 में, यानी कि जो हमारा संविधान लिखा गया था ना, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि इस पार्ट में ये आएगा, इस पार्ट में ये आएगा। तो आपको बस इंपॉर्टेंट याद रखना है। पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा पार्ट 4A में, एंड देन यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 में, और पंचायत पार्ट 9 में, एंड पार्ट 15 में हमारा जो है वो इलेक्शन होगा। उसके बाद तो इमरजेंसी प्रोविजन, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं, यानी कि कितने पार्ट्स हैं? टोटल 22 पार्ट्स हैं, टोटल 470 आर्टिकल्स हैं, और अनुसूची जो होती है, टोटल शेड्यूल्स हमारे 12 हैं। अब अनुसूची भी पूछ लेते हैं। पहली अनुसूची में आपका स्टेट यूनियन टेरिटरी आ जाएगा। सेकंड में आपकी सैलरी अलाउंस वगैरह जो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और अथॉरिटीज़ वगैरह की। थर्ड में ओथ्स और अफर्मेशन जो ओथ्स लेते हैं इलेक्शन के टाइम के दौरान, मतलब इलेक्ट होने के बाद। राज्यसभा की सीटें हमारा 4th में आएगा। 5th में आएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 5th में आएगा हमारा शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स, और 6th में हमारा आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, AMTM। इसको ऐसे याद कर रखा है मैंने, AMTM। 5th में तो हमारा शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स का वो आ जाएगा, लेकिन कुछ स्पेशल ट्राइबल एरियाज लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उसका एडमिनिस्ट्रेशन आएगा हमारा पार्ट 6 में। एंड देन पार्ट 11 में आपका पंचायत आ जाएगा, और उसके 29 सब्जेक्ट पार्ट 11 में। देन उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद क्या आ सकता है पेपर में? हाँ, तो ये नेशनल सिंबल्स कब कब अडॉप्ट किए गए थे? राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग आपका 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। रटना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर याद रह जाए ना, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एलिमिनेशन करके कह सकते हैं, मतलब चीज़ें हो सकती हैं। नेशनल फ्लैग आपका 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट हुआ था। नेशनल एम्बलम आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेशनल एंथम आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अब 24 जनवरी वो 1950 और 26 जनवरी 1950 को मैंने पहले दो चीज़ें बताई है, वो आप कमेंट में करना। नेशनल सॉन्ग आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये एक बार फिर से वीडियो बैक करके पॉज करके एक बार फिर से देख लेना कि कौन कौन सी डेट मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, ठीक है। फिर आपका जो नेशनल एम्बलम है वो अशोका है, सारनाथ का। एक स्तूपा वाला पूछा गया था कि स्तूपा कहाँ पे है। बहुत मतलब स्तूप किसका होता है? बुद्ध का होता है, जैन का होता है। अब है हमारे आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल्स हमारे अलग अलग डिवाइडेड हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसमें है आर्टिकल 14 to 18 हमारे राइट टू इक्वेलिटी आ गया, ठीक है।
यानी जैसे आपको आर्टिकल याद नहीं है ना, तो और आपको लग रहा है कि राइट टू समानता के अधिकार जैसा कुछ लग रहा है, तो आर्टिकल 14 से 18 में कोई ऑप्शन दे रखा है तो सिंपल टिक कर देना। आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 आर्टिकल 19 से 22 तक, फिर 23 से 24 हमारे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, और फिर कल्चरल एजुकेशनल राइट्स आपके हो जाएंगे आर्टिकल 29 से 30, एंड देन 32 हो गया आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे हमारा पहला आएगा राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स होंगे हमारे, इनको याद कैसे करना है साथ के साथ करते जाएंगे। 14 है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समक्ष जो है मतलब समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। कोई भी लॉ प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी कोर्ट वगैरह में, तो उससे पहले भी तो इक्वलिटी होनी चाहिए ना, कि जो भी दोनों पार्टीज हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, क्राइम आइदर इट इज क्रिमिनल और जो भी है ना। तो आर्टिकल 14 का मतलब यही है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देन 15 आर्टिकल 15 आपको याद होना चाहिए, एक मूवी भी है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोकना, ठीक है। आर्टिकल 15 एक मूवी है, उससे याद रखना। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसको मैंने ऐसे याद किया था कि लाइक 16-17 की एज में जो है हम 12 पास करते हैं, देन फिर हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 हो गया। आर्टिकल 17 हमारा अबॉलिशन ऑफ टाइप अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 आप देखोगे ऐसा, ये 7 हो गया ना, ये तो ऊपर से तो ये टच हो रहा है, ठीक है, नीचे से टच नहीं है, नीचे से 1 और 7 में गैप होता है, तो मतलब ये हो गया अनटचेबिलिटी, ऐसे मैंने याद कर रखा है। आर्टिकल 18 आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, विराट कोहली वाली ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, लाइक 18 जो जर्सी है वो विराट कोहली की है। और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब है कि कोई भी राजा महाराजा जैसे टाइटल्स यूज नहीं करेगा, आइदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ही उनको मिले हैं, लाइक पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो होते हैं। आर्टिकल 18 आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हो गया। अब इसमें कुछ फैक्ट्स है, लाइक आर्टिकल 14 जो है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए भी अप्लाई करता है और फॉरेनर्स के लिए भी अप्लाई करता है, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 आपका मतलब उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। आर्टिकल 19 के सब पार्ट्स भी होते हैं, तो ये मत पढ़ना, ये इतना याद मतलब डेप्थ में नहीं है। आर्टिकल 19 सिंपल सा याद रखना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। 9 आप देखते हो ना, माइक जैसा लगता है ना, लाइक 9 आप जैसे बनाते हो, जैसे मैं दिख रहा होगा, ये बना भी नहीं है। 9 ऐसे लगता है ना जैसे माइक को होल्ड कर रखा हो, ऊपर से माइक गोल गोल और नीचे से ऐसे डंडा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच का मतलब है माइक पे बोलना है ऐसा कुछ, है ना, तो ऐसे याद रखना 19 को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देन आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। एंड फिर आपका है आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21A, यानी कि 21A जो 21 आर्टिकल है हमारा, पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसी का एक पार्ट है आर्टिकल 21A जो आपका फ्री एजुकेशन से रिलेटेड है, एलिमेंट्री एजुकेशन से। तो अगर वो पूछेंगे ना एलिमेंट्री एजुकेशन किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो वो है आपका आर्टिकल 21A, ठीक है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल आपका 22 है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी जो भी कोई किसी भी इंसान को अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 घंटे का वो टाइम दिया जाता है कि आप अपने लिए जो भी कर सकते हैं करिए, कोई भी, है ना, या कोई भी मतलब किसी को हम बेवजह अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको भी कुछ मतलब बेनिफिट्स या छूट दी जाती है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपको करना है, लाइक कोई लॉयर हायर करना है, ये सारी चीज़ें होती है ना।
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22, एंड देन आर्टिकल 23 और 24 आपका राइट एंड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। देन आर्टिकल 25 से लेके 28 तक आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन से रिलेटेड कोई भी लिखा होगा ना तो वो आर्टिकल 25 से 28 है। अब इनके पार्ट्स तो मतलब कैसे ही याद करोगे। 25 आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, 26 है मैनेज रिलीजियस अफेयर है, 27 है नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, मतलब किसी रिलीजन का हम प्रमोशन कर रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। देन 28 आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये याद रखना 25 से 28 तक रिलीजन वाले आर्टिकल है, ठीक है। देन आर्टिकल 29, 30 हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गए। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है आप लोगों के लिए, इतना मतलब आर्टिकल इतने आप याद रखना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके वही हैं 14 से 18 एंड आर्टिकल 21 और 21 है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके। अब कुछ कुछ आर्टिकल्स मैं और भी बता देता हूँ। पार्टिकुलर अब है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपका पार्ट 4 में है, और ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मतलब किसी भी राज्य को कुछ मतलब पॉलिसीज वगैरह दी जाती है कि एक मतलब समग्र राज्य है, कुछ ऐसा हिंदी में बोला जाता है कि एक राज्य एक स्टेट ऐसा होना चाहिए कि उसमें ये सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए, है ना। ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं, लाइक इसको आप नॉन एनफोर्सिएबल लाइक कोर्ट वगैरह में अगर इनको अप्लाई भी ना करें अपने स्टेट में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक मतलब अच्छे राज्य के अगर आप फॉलो करते हैं तो उसका एक वो होता है क्या जो भी है ना। तो डीपीएसपी हमारे हो गए आर्टिकल 36 से 51 के बीच में हमारे डीपीएसपी हो गए। अब इसमें इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे हम। देखो सबसे पहला तो आपका एक तो आर्टिकल 40 इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, एंड देन आर्टिकल 44 आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड देन आर्टिकल 45 आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स। तो कौन कौन से बताए थे मैंने, तो आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एंड 40 में भी ओ आ रहा है ना, जीरो जो है वो जैसा ही है तो उसको ऐसे याद कर लेना। देन 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड 45 आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर, और 50 आपका हो जाएगा सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशियरी का सेपरेशन 50 हो गया। देन 51 हो गया आपका इंटरनेशनल पीस, 5 में 1 आ रहा है ना, आई से और 1 थोड़ा सिमिलर हो गया तो ऐसे याद कर लेना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 38 वो बस वैसे सारे एक बार मैं बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 38 आपका सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। 39 आपका एडुकेट लाइवलीहुड, इक्वल पे, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वगैरह, एंड आर्टिकल 39 है आपका फ्री लीगल एड हो जाएगा, ठीक है। एक ये ऐसे भी याद कर रखा है, लाइक 38 आपका सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होगा तो लाइवलीहुड बेटर हो जाएगा वो आर्टिकल 39। जब लाइवलीहुड आपका बेटर होगा तो आप फ्री लीगल एड ले सकेंगे, ठीक है, लीगल यानी 39 में हो जाएगा। फ्री लीगल एड आप ले सकोगे तो 49 में आप राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट वगैरह कर सकोगे। 42 में फिर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, मैटरनिटी रिलीफ वगैरह 42 में आ जाएगा। इतना डेप्थ में मत पढ़ना, बट आर्टिकल 39 जो था वो पूछा गया था शायद अभी एनसीएल के पेपर में, तो आर्टिकल 39 फ्री लीगल एड आपका होता है। देन एक आपका होता है आर्टिकल 43B, ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और क्या पूछे जा सकते हैं, अब एक बार फिर से मैं इसको मतलब रिवाइज करा देता हूँ। जो हाल ही में पूछे गए डीपीएसपी आर्टिकल्स हैं,
सबसे पहला तो विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, फ्री लीगल एड 39A, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन 48A, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन आर्टिकल 50, इंटरनेशनल पीस आपका 51 हो जाएगा, लिविंग वेज आपका 43, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39 का डी आर्टिकल हो जाएगा, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ आर्टिकल 47 एंड काउ प्रोटेक्शन आपका आर्टिकल 48। देन फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होगा आर्टिकल 51A में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज ली किसने कहाँ से थी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर यानी कि रसिया के संविधान से ली थी, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी उनको इंक्लूड किया गया था, इंदिरा गांधी ने इंक्लूड किया था। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना कि लाइक देश की उन्नति के लिए कोई भी लाइन दिखी हो उसमें उसी को टिक कर देना, ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। लाइक अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, प्रोटेक्ट सोवर्जिनिटी। अब इसको कहाँ से इतने सारे कहाँ से याद करोगे आप? तो ये हमारे हो गए फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ये सारी चीज़ें। अब और क्या है? इलेक्शन, हाँ अब आता है हमारा फिर प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 से लेके 62 तक आपके हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, 53 में उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। आर्टिकल 52 से लेके 62 तक प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं। हम लाइन से चल रहे हैं, 51 तक आपका हो गया 51A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। फिर 52 आया, आर्टिकल 52 से लेके 62 तक प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट की जो ओथ है, ठीक है, अब ये तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, एमएलए और एमपी मिलके वोट करते हैं, ये तो शायद नहीं आएगा। अब जो प्रेसिडेंट की ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को, और वो किस में आता है? आर्टिकल 60 में, ठीक है। फिर है आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो होता है आपका आर्टिकल 61 में। 60 में तो उसको ओथ दिलाती प्रेसिडेंट को, एंड 61 में उसका इम्पीचमेंट वाला होता है। 14 दिन का नोटिस पीरियड, मतलब कुछ कंडीशंस होती है प्रेसिडेंट की, अगर वो चीज़ें फुलफिल होती है तो उसको हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को। देन प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर होती है, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, वीटो पावर, ये सारी चीज़ें। अब इमरजेंसी आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। इमरजेंसी पावर्स भी तो एक तरह से प्रेसिडेंट की होती है ना, कौन लगाता है इमरजेंसी? प्रेसिडेंट ही लगाएगा। तो इमरजेंसी की होती है जैसे नेशनल इमरजेंसी आपका आर्टिकल 352 में हो गया, प्रेसिडेंट का रूल 356 में हो गया, प्रेसिडेंशियल रूल कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल हमने लगाया है, मतलब प्रेसिडेंट ने लगाया तो वो 356 हो गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में हो गया। तो 52, 56, 60 4 हम ऐड करते जाओगे, 52 में आपका हो गया नेशनल, राष्ट्रीय इमरजेंसी। इमरजेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? शायद इमरजेंसी बोलते होंगे। प्रेसिडेंट रूल आपका 356 में हो गया, एंड देन फाइनेंशियल अब इमरजेंसी आपका 360 में हो गया। 352, 356, 360 फाइनेंशियल, प्रेसिडेंशियल, सॉरी नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, एंड देन आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको ऐसे याद कर रहा हूँ, NPF। PF तो आपको पता ही है, PF कटता होगा जो जॉब करते होंगे, उसको एन फ्रंट में एन और लगा लो। 352, 356, 360 N नेशनल इमरजेंसी, P प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, एंड देन F फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 123, प्रेसिडेंट की पावर्स ना अलग अलग आर्टिकल्स में डिवाइड है। तो आर्टिकल 123 आपका हो गया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, यानी कि जब कोई पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है वो 123 होती है। अब आपने 52 से लेकर 62 तक प्रेसिडेंट के आर्टिकल देखे थे, और बीच बीच में कुछ और भी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, लाइक 123 हो गया, ठीक है। देन कुछ इमरजेंसी की पावर थी, वो 352 से स्टार्ट थी। अब आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक, 63 to 71 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल है। तो इन आर्टिकल से बीच में कोई पूछे ना, लाइक आर्टिकल 65 किससे रिलेटेड है और वहाँ पे कुछ वाइस प्रेसिडेंट का कुछ दे रखा हो वहाँ पे ऑप्शन में, तो सिंपल सा उसी पे टिक कर देना। मिनिमम एज अगेन इसकी 35 होती है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है।
और इसको शपथ दिलाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ही शायद शपथ दिलाते हैं। हाँ, अब फिर आता है आपका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर आता है आपका आर्टिकल 75 में। 63 से 71 आपका वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल हो गए, मतलब उसका हटाना, उसका काम, उसकी शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें। फिर आर्टिकल 75 आपका प्रेसिडेंट वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर आपका कैबिनेट का हेड होता है, ठीक है। कैबिनेट का मतलब होता है, कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे आपका धर्मेंद्र प्रधान और गडकरी जी और ये सारी जो आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं, वो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं एंड कैबिनेट मीटिंग्स वगैरह, यानी कि एक तरह से हेड होते हैं डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। अब 75 में तो आपका एक प्रेसिडेंट उसका था ना, 75 तो आपका उसका था प्राइम मिनिस्टर का। देन आर्टिकल 74 जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी कि एक काउंसिल होगी मिनिस्टर्स की जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी उसके हर डिसीजन पे, है ना, चाहे प्रेसिडेंट की मर्जी है उसे लेना चाहे या ना लेना चाहे। आर्टिकल 74 में आएगा। देन आर्टिकल 75 में आएगा अपॉइंटमेंट इनका एंड ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 78 में, ठीक है। 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देन उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट, अब एक और है, कुछ फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट। लाइक नॉमिनल हेड जो होता है स्टेट का वो है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड आपका प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट है, और गवर्नमेंट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। और एड एंड एडवाइस बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, यस, वो 42 एंड 44 में अमेंडमेंट किया गया था कि एड एंड एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट को, यानी प्रेसिडेंट को जो सलाह दी जाएगी वो बाइंडिंग होगी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो आपका होता है वो प्रेसिडेंट होता है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो आपका होता है स्टेट का वो प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कमांडर आपका प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। लोकसभा के चेयरमैन कौन होते हैं आप कमेंट करके बताओ। अब इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस में आता है, आर्टिकल 66, ये और एक बार पढ़ याद कर लेना कि आर्टिकल 66 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अटॉर्नी जनरल आपका 76 में होता है। देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो आर्टिकल्स है वो 148 से 151 तक है। आर्टिकल 79 में आपकी पार्लियामेंट होती है। पहले तो राज्यसभा है, राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 होती है। अभी की जो स्ट्रेंथ है वो राज्यसभा की 245 है, और आर्टिकल 80 में आता है, ठीक है। पार्लियामेंट आपका आर्टिकल 79 में आता है। पार्लियामेंट का कंपोजिशन क्या होता है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनता है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। और आर्टिकल 79 में आपका संसद आता है, और आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा आता है, और आर्टिकल 81 में आपका लोकसभा आता है। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। सरल है, ऐसे याद करो, लो इसको सरल, 79, 80 एंड 81 सरल। अब लोकसभा में आर्टिकल 81 में आ गया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 552 होती है, और अभी जो इलेक्टेड स्ट्रेंथ है इसकी 543 है। मैक्सिमम टेन्योर 5 साल का होता है, और जो राज्यसभा होता है वो डिसोल्व नहीं हो सकता है, वो कंटिन्यूअस, एक तरह का कंटिन्यूअस चैम्बर होता है। और लोकसभा जो है 5 साल के बाद डिसोल्व होती है, इलेक्शन होते हैं, फिर से मेंबर इलेक्ट होते हैं। और जो मिनिमम एज है राज्यसभा में वो 25 है ना।
और जो इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो स्पीकर होता है। बाकी तो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता है। सेशन इसके होते हैं, बजट सेशन जनवरी फरवरी से लेकर मई तक चलता है। एंड देन मॉनसून सेशन आपका जुलाई और अगस्त में के बीच में होता है। अब जुलाई से 24 जुलाई से, आई थिंक 20 जुलाई या 24 जुलाई से मॉनसून सेशन स्टार्ट हो जाएगा पार्लियामेंट का। विंटर सेशन आपका नवंबर दिसंबर में होता है। तो 3 सेशन होते हैं, जनवरी फरवरी में बजट सेशन, मॉनसून सेशन जुलाई अगस्त, एंड देन विंटर सेशन आपका नवंबर दिसंबर में होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी लोकसभा की जो मिनिमम एज है मेंबर्स की वो 25 होनी चाहिए और राज्यसभा की 30 होनी चाहिए। अब इसके आर्टिकल्स है 101, 103, 106 सैलरीज, 105 प्रिविलेजेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में आता है ये इंपॉर्टेंट है, ये 108 आर्टिकल में आता है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों मिलके एक साथ बैठेंगी, दोनों हाउस एक मिलके एक साथ बैठेंगे, वो होता है आपका जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में। कुछ प्रोविजंस होते हैं जब दोनों मतलब एक साथ बैठते हैं, लाइक कोई बिल का डेड लॉक है, ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन मनी बिल आपका 110 में आता है। 108 में जॉइंट सिटिंग है लोकसभा और राज्यसभा की, मनी बिल आपका 110 में आता है, ये याद रखना। देखो मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, अदरवाइज कवर करने के लिए बहुत कुछ होता है। बट एक एक क्वेश्चन की मारा मारी होती है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो अब उसी 4 मार्क्स के लिए आपको इतना एफर्ट तो देखो लगाना ही पड़ेगा, है ना। प्रेसिडेंट किसी भी चीज़ को एसेंट देता है वो 111 में होता है। ऑर्डिनरी बिल आपका 107 में होता है, आर्टिकल 107 में। 110 में आपका मनी बिल होता है। 117 में आपका फाइनेंशियल बिल होता है। मनी बिल आपका 110 में, 117 में फाइनेंशियल बिल, जॉइंट सिटिंग आपकी 108 में। बहुत सारी चीज़ आपके लिए मतलब नहीं होगी, बट कोई नहीं, इस बार पढ़ लो थोड़ा सा ज़्यादा। आर्टिकल 368 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, यानी कि संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 368 होता है। और क्या पूछे जा सकते हैं। बजट आपका आर्टिकल 112 में आता है, बजट। तो एक तरह से ये याद रखना कि आर्टिकल 101 से लेके और 120 के बीच में जो भी आर्टिकल आ रहे हैं ना वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। लाइक बजट हो गया, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, फिर उसकी जॉइंट सिटिंग। तो अगर जैसे कुछ भी पार्लियामेंट से रिलेटेड पूछें और वो आर्टिकल दे दें, है ना, लाइक 102 आर्टिकल दे दिया या फिर 200 आर्टिकल दे दिया, 50 आर्टिकल दे दिया, तो सिंपल सा एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन 100 से लेके 120 के बीच में जो भी आर्टिकल है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो था 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिश हुई थी सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में। एंड उसका जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को। और प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस करता है प्रेसिडेंट को अपॉइंट, और चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। और आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में जितने भी आर्टिकल होते हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होते हैं। देन फिर इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ओरिजिनल, रिट, एपिलिएट, एडवाइजरी, रिव्यू, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इमरजेंसी का आर्टिकल भी हम पढ़ चुके हैं। अब क्या बचा भाई, अब जो 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो एन के सिंह थे, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। नीति आयोग को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 1 जनवरी 2015 में किया गया था। किसको रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके
इसके चेयरपर्सन थे प्राइम मिनिस्टर, नीति आयोग के चेयरपर्सन थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। ये याद रखना, चेयरपर्सन नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर थे। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 जनवरी 2015 को। पहले प्लानिंग कमीशन चलता था कांग्रेस के टाइम पे, उसको हटा के नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग, नीति की वो क्या होती है फुल फॉर्म, ये कमेंट करना। फिर आपके आर्टिकल, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप देख लो। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। 280 फाइनेंस कमीशन, 280 फाइनेंस कमीशन, 280 फाइनेंस कमीशन। 352 नेशनल इमरजेंसी, है ना। फिर 356 प्रेसिडेंट रूल, और 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। देन इलेक्शन कमीशन आपका 324 हो गया, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 हो गया इलेक्शन कमीशन। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। जितनी भी बड़ी बड़ी पोजीशंस होती है ना, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, इन सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, है ना। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एक होता है, आर्टिकल 326 में आता है। वोटिंग एज डिसाइड करता है। वोटिंग एज जो हमारी है, ओरिजिनल वोटिंग एज इसमें 21 साल थी, जिसको घटा के अभी 18 साल कर दिया गया है। और किसके थ्रू किया गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, जो पहले 21 साल होती थी वो अब 18 साल कर दी गई है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के थ्रू। भाई याद करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी कई बार भूल जाता हूँ इन सारी चीज़ों को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद होगा, मैंने बताया होगा, उसको कमेंट करो। चलो जब तक मैं देखता हूँ और क्या हो सकता है भाई इम्पोर्टेंट। आर्टिकल अमेंडमेंट 106, वुमेन रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मतलब अमेंडमेंट 106, संविधान संशोधन, है ना। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 106 जो है वुमेन रिजर्वेशन को लेके था। 104 था कि SC ST की जो सीट्स है वो बढ़ाई जाएगी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, ठीक है। EWS का रिजर्वेशन 103 था, और 101 आपका गुड GST है, और कोऑपरेट सोसाइटी आपका 97 है। तो ये 3 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इनको याद रखना। इलेक्शन कमीशन मैंने पहले बताया था 326 में है, 324 में, सॉरी। देन बाकी तो ऐसा सच कुछ मुझे इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है। 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेज है, ठीक है। 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, ये याद रखना। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन आपका आर्टिकल 243 में है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका 243 के में है, 243 आई में आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन है। और फिर तो मतलब स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सर्टेन क्लासेस, और ये तो मतलब नहीं पूछेंगे अभी रोड तो ये ओवरऑल इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब अगर स्टेट का कोई आर्टिकल पूछे ना, तो उसी आर्टिकल में कुछ प्लस माइनस करके मैंने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, वो आप याद कर लेना। लाइक +89 और 90 करके सेम आर्टिकल में आप ऐड करोगे तो सेम वही स्टेट का आर्टिकल निकल के आ जाता है। मैं उसको एक बार फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैंने एक बार बताया भी था, ठीक है। तो ये ओवरऑल पोर्ट पॉलिटी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था ना, यही था। इसी में से अगर 1-2 क्वेश्चन फंस जाए तो फंस जाए, अदरवाइज तो फिर तो मतलब याद जी के तो बहुत ही ज़्यादा है, कहाँ तक आप याद करोगे, है ना। तो बस ये था इस वीडियो में। अगर अच्छा लगेगा तो फिर हम ज्योग्राफी का भी रिवीजन करने का ट्राई करते हैं, ऐसे ही किसी वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो आई होप सभी को ठीक
ठीक लगा होगा। ये पहला टाइप का कुछ इन्वेंट किया है मैंने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बस यही था।